अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आप इसको शेयर भी कर सकते हैं सबके साथ। जी हाँ, बिल्कुल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है स्टॉक मार्केट के हवाले से अवेयरनेस हो और एजुकेट हों। और हमारा मकसद भी यही है कि हम अवेयरनेस के साथ साथ हम एजुकेट भी करना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ नाजरीन, जो लोग हमारे इन लाइव सेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारा चैनल है, वो ज्वाइन करें ताकि आप हमारे इन लाइव सेशंस में जो है आ सकें। और जो है इसके साथ ही साथ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीएसएमयू जो है आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। जी हाँ, ताकि आप जो है स्टॉक मार्केट में एक करियर ग्रो कर सकें। उसके लिए जो है कोर्सेज वगैरह जो है मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, उसमें आप इनरोल हो सकते हैं। और जो है इन कोर्सेज का जो है फोर्थ बैच जो है वो बहुत जल्दी जो है शुरू होने जा रहा है। तो जो जो आप में से इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में अपना करियर स्टार्ट करें और या फिर एज ए इन्वेस्टर भी काम कर रहे हैं, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को एक अच्छे उससे बहुत ही स्मार्टली लेके चलें, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपको जो है चीज़ों का पता हो। तो वो भी इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। तो जल्दी से जाएं, अपनी जो है स्लॉट्स बुक करवाएं ताकि जो है इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से आप फायदा उठा सकें। और इसके साथ ही साथ नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं टॉपलाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ बिल्कुल, नशत मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि अब मार्केट में क्या होने वाला है। जैसे कि अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही बात कही थी कि इस वक्त मार्केट में जो है बजट के काले बादल छाए हुए हैं। मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं, बजट का भी इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सुपर टैक्स की बातें हो रही हैं, उसको उसको किस तरीके से देखते हैं। और साथ ही साथ जो है आईएमएफ की शराइत भी हैं, उनकी भी जो है मीटिंग्स होने जा रही हैं। और कल होपफुली जो है कुछ डिसीशंस लिए जाएं, तो इन सारी चीज़ों का मार्केट किस तरह से इम्पैक्ट लेगी, तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि टॉपिक टॉपिक के ही ऊपर आप लोग भी स्टक रहें। तो चलें जी, इन सारी बातों की शुरुआत करते हैं। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरी जी, आवाज़ क्लियर आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। वो बिल्कुल। कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा। हेलो। कुछ जी लोग जी जी। कंप्लेंट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आवाज़ मेरे आपको आ रही है मेरी आवाज़ क्लियर? जी सर, मुझे तो बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। चले थोड़ी। ठीक है, बस फिर हाँ, आपको अब आ रही है सही तो ये है। इतना काफ़ी है। हाँ हाँ। कंटिन्यू करते ठीक है, ठीक, आप ही बिल्कुल। सुन लें, आ बाकी रही कोई है, सुन आ नहीं रहा रही हो। है, आ रही है, और लोगों को भी आ रही है। वो हो सकता है कि सही किसी है। को वो होगा। अच्छा सर, सबसे पहले तो जो है मैं यही जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो है बजट आने वाला है। बहुत सारी चीजें एक्सपेक्टेड हैं। टैक्सेस के हवाले से बड़ी जो है बातें चल रही हैं। क्या टैक्सेस एक्सपेक्टेड हैं, सुपर टैक्स की भी बात हो रही है। और इसके साथ ही साथ जो है आईएमएफ के भी मामला चल रहे हैं। तो ये सारी चीजों का इम्पैक्ट किस तरीके से मार्केट लेगी, थोड़ा सा इसके हवाले से आप बताइए। जी, अभी मार्केट में थोड़ा सा ये है कि एक मतलब चीज़ होती है डाउट। डाउट या जो है ना, अपनी पोजीशन का ना पता होना। ये सारी चीज़ें जो है ना, जैसे वही बात है कि किसी इंसान को उठा के किसी नए शहर में या नए इलाके में खड़ा कर दो तो वो थोड़ा सा हम्म। परेशान हो जाता है। कोई वजह नहीं होती परेशानी की, बस ये वजह होती है कि उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो किधर, मतलब वो कहाँ है, वो कहाँ है। तो बिल्कुल। अभी मार्केट भी उसी सिचुएशन में है कि थोड़ा सा अभी डायरेक्शन की क्लैरिटी में थोड़ी सी कमी है, इस सेंस में कि आईएमएफ, सॉरी, आईएमएफ की बारे में तो बाद में बात करेंगे। बजट अनाउंस होने वाला है इस दफा। ये है कि इस दफा एक्सपेक्टेड यही है कि बजट जो है वो पहले अनाउंस होगा टाइम से, क्योंकि नॉर्मली बजट जो है वो 10 नौ नौ 9 जून, 10 जून, हम्म। 11 जून, इस इन इन डेट्स के अराउंड अनाउंस होता था। लेकिन इस दफा ये है कि
ईद की छुट्टियों की वजह से बजट जो है वो एक्सपेक्टेड है थोड़ा सा पहले अनाउंस होगा, यानी कि जून के शुरू शुरू के हफ्ते में, ये पहले हम्म। हफ्ते में ही अनाउंस हो जाएगा बजट। तो उसी से रिलेटेड थोड़ा सा लोग पीछे हैं, थोड़ा ठहरे हुए हैं। क्योंकि जब ऐसा टाइम होता है तो बहुत सारे रूमर्स भी चल रहे होते हैं, गलत बातें भी चल रही होती हैं, सही बातें भी चल रही होती हैं। जैसे एक बात निकली थी कि जो कैपिटल गेन टैक्स है स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो 40% कर देंगे। कोई कह रहा था 30% कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, ये रूमर्स होते हैं जो कोई ना कोई फैला रहा होता है। 40% कर देंगे, 30% कर देंगे। अब आज आज जो है ना, ये भी सुना गया है कि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 15% से बढ़ा के 20% कर देंगे। तो ये सारी बातें, जाहिर सी बात है, ये ऐसी बातें हैं कि जो आ, लेके लेके लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर उन्हें ये डर भी है ना कि कैपिटल गेन टैक्स जैसे लग जाएगा, हम्म। तो वो जो कैपिटल गेन टैक्स, लेट सपोज जो है, वैसे हम लोग दुआ करते हैं ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो जाए ऐसा, तो बेहतर ये है कि आप बाइंग जो है वो 1 जुलाई से पहले पहले बाइंग कर लें। तो आप जो है उस टैक्स से बच जाएंगे, क्योंकि वो तो 1 जुलाई से इफेक्टिव होगा। लेट्स सपोज लग जाए, लेकिन मुश्किल है। ऐसा कुछ होने नहीं वाला मेरे ख्याल से। बाकी उसके अलावा देखें तो इस टाइम के ऊपर आईएमएफ के साथ मीटिंग्स चल रही हैं। आईएमएफ वाले इस्लामाबाद आए हुए हैं। परसों तक जो है ना, 23 तक जो है मीटिंग्स चलेंगी आईएमएफ के साथ, हम्म। फ्राइडे तक। उसके बाद जो है फिर बजट की ऊपर फाइनलाइजेशन होगी इंटरनली। हम्म। और जो कि एक्सपेक्टेड है कि 26-27 मई तक हो जाएगी। फिर उसके बाद वो बजट, जाहिर सी बात है कि असेंबली में प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर डिबेट होगी। तो ये सब है। तो इस वजह से जो है थोड़ी सी मार्केट जो है, और फिर आगे जो है जाहिर सी बात है, इसके कुछ इम्पैक्ट्स भी हैं जो बातें चल रही हैं, उसके ऊपर फिर हम करते हैं बात। फिर अगर किसी का सवाल आ गया तो कर लेंगे, वरना फिर हम करते हैं डिस्कस। सही। सर अभी राइट नाउ इस वक्त मार्केट बहुत ही जो है वो कहता है ना कि अनप्रिडिक्टेबल हुई हुई है। एक दिन मंदी होती है मार्केट में, और एक दिन एकदम से जो है वो तेजी हो जाती है, और जो प्रिडिक्ट किया जा रहा होता है थोड़ा सा उस हालांकि न्यूज़ेस बड़ी पॉजिटिव भी हैं हर सेक्टर के हिसाब से अगर मैं देखूं, लेकिन मार्केट कुछ और ही जो है वो उसके अपोजिट ही चल रही होती है। तो ऐसा क्यों है? अभी जो है वो स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि जब भी मार्केट नीचे जाए, 1000 पॉइंट नीचे जाए, 2000 पॉइंट नीचे जाए, तो आप उस टाइम पे बाइंग करें। तो जो है, जब जब मार्केट नीचे जाए बाइंग करते जाए, थोड़ी थोड़ी करके बाइंग करते जाए। तो ये होनी चाहिए इस टाइप पे स्ट्रेटेजी। सही, ग्रेट। अच्छा, यहाँ पर जो है जी बहुत शुक्रिया सुमेरा उर्फ मजलूम हसीना, थैंक यू सो मच। और सर की तस्वीर नहीं आ रही, ये तो जवाब सर ही देंगे कि क्यों नहीं आ रही उनकी तस्वीर। अच्छा, सर का सवाल भी है उन्होंने। आपका भी मैं बिल्कुल सवाल लूंगी सुमेरा। पहले हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके सवाल थोड़े से मैं ले लूं, फिर मैं आपका भी सवाल लेती हूँ। जी मोहम्मद इकराम साहब जल्दी से अपना सवाल कर रहे हैं सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा सर, ये मेरा भी यही अंडरस्टैंडिंग है, जैसे आपने कहा ना कि अभी मार्केट की डायरेक्शन में वेट है। जैसे आज सीमेंट में देखें, सिलेक्टेड बाइंग हुई है किसी एक दो कंपनी में, बाकी सीमेंट जो है वो डाउन ही रहा है। मतलब ये नहीं कि मतलब कोई डायरेक्शन नहीं बनी है। सर इसकी आपसे विटनेस चाहिए थी, मतलब क्लैरिफिकेशन के ये ओके है। दूसरा सर, ये जो है ना ईफर्ट के बारे में सुना है कि ये गवर्नमेंट से इसने कोई परमिशन मांगी है कि जो मेरा स्टॉक है हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो सर क्या इस तरह की कोई है न्यूज़? अगर इस तरह की कोई चीज़ मटेरियलाइज हो जाती है तो उससे क्या इम्पैक्ट इस पे बनेगा? थैंक यू। जी
पहली तो बात यह है कि मैं पहले पहली आखिरी सवाल का आंसर पहले कर देता हूँ। ईफर्ट अगर अगर एक्सपोर्ट अलाउ होगी तो वो सबको होगी, सिर्फ एक कंपनी को नहीं होगी। तो उसका बेनिफिट फिर सबको ही होगा। आ, क्योंकि लेकिन ये है कि इंटरनेशनली जो है फर्टिलाइजर की प्राइस जो है वो लोअर है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी वाइज तो कोई बहुत बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, ये होगा कि स्टॉक निकल जाएगा और नई नया स्टॉक जो है ना, आ, फिर बनाने की कैपेबिलिटी डेवलप होगी। वरना एक्सपोर्ट अलाउ होगी तो फिर वो तो सबको ही होगी, सिर्फ ईफर्ट को नहीं होगी। लेकिन यह कि एक्सपोर्ट जो इंटरनेशनल फर्टिलाइजर की यूरिया वगैरह की प्राइसेस है वो पाकिस्तान से नीचे है, तो कोई प्रॉफिट वाइज तो कोई ऐसा बेनिफिट नहीं होगा। बाकी आई थिंक दूसरा सवाल आपका क्या था? मैं थोड़ा सा वाइड से स्लिप हो गया। सर ये जो आज का सेशन अच्छा रहा है, जैसे मैडम ने भी बोला है कि कल का डाउन रहा, आज का अच्छा सेशन रहा है। तो बाज लोगों के जहन में कि शायद मार्केट कोई अपवर्ड डायरेक्शन ले रही है। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, क्योंकि आज डीजीकेसी में बाइंग हुई है एक आध में, किसी और में भी, बाकी जो मेजोरिटी है वो सीमेंट नीचे ही रहा है। तो मेरा मतलब इसमें आपकी राय चाहिए मार, थी सर। मार्केट जो है वो अप डाउन ही रहेगी, मुझे तो यही लगता है अप डाउन ही रहेगी। यानी कि जब भी मार्केट डाउन जाए बाइंग करनी चाहिए। जिस जिस दिन डाउन जाए अगले एटलीस्ट इस हफ्ते और अगले हफ्ते तो अप डाउन रहेगी, किसी दिन अप किसी दिन डाउन। जो डाउन जब मार्केट डाउन जाएगी तो वो बाइंग करने का अच्छा मौका है। जी थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, सुमेरा, मेरे ग्लासेस को जिन जो पूछ रहे हैं मेरे ग्लासेस क्या है, मेरे ग्लासेस बिल्कुल यहीं पर ही हैं। और आज मूड नहीं हो रहा था तो इसलिए नहीं लगाया। अच्छा, आपका सवाल मैं ले लेती हूँ। बैंकिंग सेक्टर में सर तेजी क्यों है, जरा बता दें। बैंकिंग सेक्टर में शायद तेजी इस वजह से भी है कि इस दफा जो बातें निकल के आ रही है उसमें बैंक्स के ऊपर कोई नई टैक्स या कोई ऐसी बात नहीं सामने आई। मतलब कि बैंक्स को इस दफा बख्श दिया है शायद। तो इस वजह से भी थोड़ी एक्टिविटी बैंक्स के अंदर हो रही है। सही, बिल्कुल। अच्छा जी, इरफान साहब जल्दी से अपना सवाल कर लें सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अच्छा, जी। मेरा ये सवाल है कि जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसको किस तरह से देखते हैं बजट के हवाले से? ये किस तरह रिएक्ट करेगा? इसमें जावेदान हो गया और बाकी जो स्टॉक्स हो गए, और बाकी टीआरजी और टॉम सीएल को कैसे देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म? थैंक यू। जी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए तो सबसे जरूरी चीज यही है कि आ, कोई ना कोई इंसेंटिव दे गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट खुद से स्पेंडिंग करे। अब ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर के ऊपर टैक्सेशन वगैरह गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, स्पेशली नॉन फाइनर्स के लिए पिछले बजट में, उसने काफी जो है इस ट्रेड को नुकसान दिया है। चाहे वो फाइल ट्रांसफर का हो, चाहे वो प्लॉट्स का हो, बस इन सारे ट्रेड्स को काफी हद तक जो है ना, एक तो पहले ही इन चीजों में एक्टिविटी पिछले 2 सालों में काफी रिड्यूस हुई है। फिर उसके ऊपर ही टैक्सेशन की वजह से, लेकिन अभी बातें बजट पे चल रही है कि जो टैक्सेशन वगैरह है उसको रिड्यूस किया जाएगा। 3 से 5% तक की रिड्यूस करने की बातें हो रही है। तो वहां से फिर एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा रिलीफ आने के चांसेस नहीं है। मतलब वो जो एक पुराना टाइप था ना, वो उस टाइप की टैक्सेशन रिलीफ एटलीस्ट बजट से नहीं। जो जो भी एक्टिविटी आएगी वो नेचुरल आएगी। यानी कि नेचुरली जब डिमांड पिकअप होगी अगले 1 साल में, 2 साल में, तो वो नेचुरली जो डिमांड पिकअप होगी उससे जो है एक्टिविटी रिज्यूम होगी। और बाकी है कि ये चीज इकोनॉमी के लिए अच्छी भी है, क्योंकि रियल एस्टेट एक डेड डेड किस्म का सेक्टर है जिसके अंदर लोग अपना काला पैसा रख के भूल जाते थे। लोगों ने 6 6 अपार्टमेंट लिए हुए, 10 10 अपार्टमेंट लिए हुए, कोई पूछने वाला नहीं है पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है। तो ये एक्टिविटी कंट्रोल करना तो बहुत जरूरी था। आ, और जो अमीर लोग हैं जिनके पास 3 3 4 4 अपार्टमेंट है, उनको से तो टैक्स लो जितना ले सकते हो।
ताकि गरीब लोगों पे बर्डन कम हो। बाकी उसके अलावा इनका अगला सवाल, अच्छा हाँ, आपने आपका सवाल था टॉमसीएल के ऊपर। हाँ, टॉमसीएल स्पेशली इस प्राइस, जिस प्राइस के ऊपर मिल रहा है, अच्छा है, शॉर्ट टर्म में भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म में भी अच्छा है। और तीसरा स्टॉक इन्होंने कौन सा पूछा था मैम नादिया? एक ये स्टॉक और टीआरजी पूछा का, था। टीआरजी का। टीआरजी का यही है कि इसके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जब उसपे कोई डिसीजन आएगा तभी ये इसमें कोई हाँ, एक्टिविटी आएगी दोबारा। रखना चाहिए टीआरजी को, या जो है डिस्प्ले है इस प्राइस पे? आपकी ये बाइक कितने, किस किस रेट के ऊपर है आपकी बाइक? 58 के ऊपर है, 56 58 पे। अच्छा, अगर आपकी इस रेट के ऊपर है तो आप रख लें, क्योंकि रिस्क नहीं है, यानी कि बेनिफिट ही होगा। सही। अच्छा जी, समीना आप अपना सवाल कीजिए और प्लीज काइंडली जी फराज मैं आपसे सवाल लेती हूँ। समीना पहले आप अपना सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा, नाम समीना है? जी जी, वो मेरी मिसेस के आईडी है ना, उसके अच्छा, नाम ओके। से। जी जी, हाँ, सवाल करें। मैंने ये पूछना था कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इस पे क्या इफेक्ट होगा, ये जो अभी कोई ऑटो पॉलिसी आ रही है बाहर से गाड़ियां मंगवाने की। मेरे पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक मार्केट में ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जीएचएनआई और जीएल में। और दूसरा, ये प्रेमा और बनी जो है, ये बहन भाई है या मियाँ बीवी है, इनका क्या रिश्ता है आपस में? थैंक यू। अच्छा अच्छा अच्छा, बनीज लिमिटेड और प्रीमा क्या साथ साथ ऊपर जाते हैं और साथ साथ नीचे जाते हैं? ये रिलेशनशिप कोई आपने आइडेंटिफाई किया है? जरा इस जी पे बिल्कुल क्लैरिटी ऐसे ही है, दें। जिस दिन लोअर लॉक लगाते हैं इकट्ठे ही लगाते हैं, और जिस दिन अपर लगाते हैं अच्छा, इकट्ठे ही लगाते हैं। नहीं, चलिए, फिर मियाँ फिर बीवी तो मुझे ना मुझे हुए फिर। मुझे लगता है ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे। मियाँ बीवी तो मैं मियाँ ये, बीवी तो मियाँ बीवी तो दूर दूर एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। अपोजिट मैडम वो से तो डरते चाहते हुए ये मैं हैं। कह नहीं सका। वो तो, ये आप कह ले कि चले, ये जो है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है दोनों। तो और खैर, इनका नहीं ऐसा रिलेशन भी कोई। कोई लेजिटिमेट रिलेशन नहीं है, क्योंकि इनमें कोई वो मार्केट का जो रूल है वो फॉलो ही नहीं होते। हाँ, अच्छा, असल में देखे ना, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें ना कुछ सर्टेन ग्रुप्स एक्टिव होते हैं। कुछ ऐसे सर्टेन स्टॉक्स भी हैं जिनमें ये आते हैं स्टॉक्स, ये वाले, जिनके अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो एक्टिव होते हैं और वो इकट्ठी इकट्ठी एक्टिविटी करते हैं, इकट्ठी बाइंग करते हैं, इकट्ठी सेलिंग करते हैं। तो ये इस वजह से फिर वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं। वरना मैं पूछ लेता हूँ इनसे कि इनका क्या रिश्ता है आपस में, लेकिन ये है कि ये जो है मसला कुछ इसी टाइप का है कि इसमें कुछ ग्रुप्स एक्टिव ऐसे होते हैं जो कि इकट्ठे जो है मिल के ग्रुप्स बाय करते हैं, मिल के सेल करते हैं एक डिसाइडेड प्राइस के ऊपर। तो ये जी एक्टिविटी ऑटो भी चलती है। अब जाहिर सी बात है कि मैं जो है वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अच्छी बात नहीं होती। जो ग्रुप्स इनमें इन्वॉल्व हैं वो जाहिर सी बात है, फिर अल्लाह ही अ, बेहतर है, अल्लाह ज्यादा बेहतर देख सकता है कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। जी, वो ऊँटों की कुर्बानियां करते हैं ना, वो सारा कुछ अल्लाह ताला साल में फिर बराबर कर देता हाँ, और हज उम्रा कराते हैं उन्हीं पैसों है। से, जी जी तो वो जी 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 जी। हलाल हो जाता है वो फिर उसके बाद, हलाल, हलाल पता हो नहीं जाता है हलाल फिर। भी हराम हो जाता है शायद। ये अगेन वही बात है कि देखें, हम छोटे मोटे लोग हैं, हम अल्लाह को बेहतर पता है क्या सही है क्या गलत है। जी जी, ऐसे ही। सर हम ऑटोमोबाइल इस का बता काबिल नहीं है। दीजिएगा, हाँ, जीएचएनआई और ऑटो, जीएल। देखिए ऑटोमोबाइल में अगर हम देखें तो जीएचएनआई और जीएल, हाँ देखिए जीएचएनआई से ज्यादा जीएल, जो भी रिटेल के लिए गाड़ियां बना रहा है ना, स्पेशली, यानी कि पैसेंजर्स के लिए, इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए जो भी गाड़ियां बना रहा है, उसके लिए तो जो चीजें सामने आ रही है ना बजट में, वो काफी नेगेटिव है, काफी ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि और स्पेशली नेगेटिव है इन कंपनीज के लिए। अगर हम देखें, सुजुकी तो खैर अब लिस्टेड नहीं है, लेकिन सुजुकी के लिए नेगेटिव है, इंडस के लिए नेगेटिव है, होंडा के लिए नेगेटिव है।
तो इन लोगों के लिए नेगेटिव इस सेंस में है कि जब इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर देंगे, जो 100% तकरीबन होती है इंपोर्ट ड्यूटी इस टाइम पे, और उसको रिड्यूस करके जो है वो, अभी कंफर्म तो नहीं है नंबर, लेकिन कोई 15-20% की बातें हो रही हैं। तो अगर इतनी रिडक्शन हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जो हमारी लोकल कंपनीज हैं वो compete नहीं कर पाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी, मतलब लिटरली खत्म हो जाएंगी, इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ। लेकिन हाँ, अगर आप वही देखें कि जो मेरे ख्याल से ऐसी कंपनीज है ना जिनमें जिनमें शायद चाइनीज पार्टनरशिप है, जैसे साजगार वगैरह है, या हप्को है, मेरे ख्याल से वो फिर भी जो है ना कुछ सर्वाइवल कर लेंगी और निकल के आगे आएंगी। लेकिन बाकी कंपनीज के लिए तो बहुत डेंजरस है ये चीज। जी मैं समझ गया, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर, जी, स्टे बहुत ब्लेस्ड। शुक्रिया। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग जो है ना क्वेश्चन जरा क्विकली किया करें, क्योंकि एक अगर ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा तो दूसरों को मौका नहीं मिलता। तो इसलिए जरा से अपने क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा सा क्विक किया कीजिए। और अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ जी फराज, आपका सवाल था। जल्दी से अपना सवाल कर लें, और प्लीज मैं जो माइक पे क्वेश्चन करेंगे मैं उनकी क्वेश्चन एंटरटेन कर सकती हूँ। टाइम बहुत कम होता है, तो प्लीज लिख के मुझे वो नहीं करें, मैं आपको टाइम दूंगी। जी फराज, जल्दी से अपना सवाल करें। जी फराज साहब लगता है शायद चले गए, आई हैव अ क्वेश्चन करके। ओके। नाराज होके चले गए। हाँ, वो शायद उन्होंने टाइम ज्यादा ले लिया ना, इसलिए। जी सरमत सर, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नाशिद साहब, मेरा क्वेश्चन था कि मेरे पास होल्डिंग एजीपी की है और अभी ब्रेक इवन पे ही है। तो मैं आपसे पूछना था कि इस रेट के ऊपर मैं एजीपी ही रखूं कि ग्लेक्सो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके साथ एक और क्वेश्चन है कि मैंने पाक ऑक्सीजन में भी मेरी बाइंग है और वो भी तकरीबन ब्रेक इवन पे ही है। तो वो मैंने लिया था कि इनके एक्सपेंशन के जो न्यूज़ आई थी उस हवाले से। तो आपको लगता है कि ये भी रखना चाहिए? ये बस अच्छा, क्वेश्चन। एजीपी, सबसे पहले तो सरमत साहब कैसे हैं आप? ठीक है, मेरे ख्याल से आप हमारे पिछले कोर्स में हमारे साथ थे, जी अगर मुझे बिल्कुल सही याद बिल्कुल। हो तो। जी 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 जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं चले, आपका बहुत सेकंड अच्छा कोर्स था लगा मेरा कि आप ख्याल है। दोबारा। हाँ, हमारा सेकंड कोर्स था और आपका पहला कोर्स था। तो हाँ खैर, जी। नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, सच्ची बात है कि ना कि आपके साथ हाँ, ये जो चले, बहुत कोर्स था आपका बहुत बहुत। शुक्रिया। अच्छा, एजीपी का जहाँ से आपने सवाल किया वो ये है कि मेरे पास अच्छी इंफॉर्मेशन है एजीपी में, और एजीपी का, वैसे एजीपी लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में आपका ये व्यू है कि आप थोड़ा पैसा जो है वो फ्री रखना चाहते हैं, फंसाना नहीं चाहते, तो आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि काफी हाई चांसेस है कि इसका इस क्वार्टर का रिजल्ट भी जो है ना वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से नीचे ही आएगा। लेकिन अच्छा वैसे जनरली ये स्टॉक अच्छा है, अगर आपने थोड़ा सा रखना है तो अच्छा है। अगर आपके इश्यूज हैं कि आपने पैसा कहीं और फ्री करना है कहीं और लगाने के लिए, तो इसको आप निकाल भी सकते हैं ब्रेक इवन पे। और दूसरा, पाक ऑक्सीजन का आपने क्वेश्चन किया था। जी 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 जी। पाक ऑक्सीजन को मेरे ख्याल से आप होल्ड ही करें, ठीक बेहतर है। रहेगा। सर मैंने जी जी। एजीपी के हवाले से मैंने ये भी पूछा था, कंपैरेटिवली ग्लेक्सो में कर सकता हूँ अगर वहां से मैं अभी निकालता हूँ कि अभी इसको मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही लगाऊं अभी? देखिए, इस टाइम पे जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो तो ऑयल एंड गैस में आ रही हैं। यानी कि आप, अगर आपको अच्छे रेट के ऊपर मिलता है तो आप एसएनजीपी देख सकते हैं, यानी कि आप एसएनजीपी 110 तक की अगर आपको रेंज में मिल जाए, या 100 से 110 के बीच, तो आप एसएनजीपी देख सकते हैं। एसएसजीसी आप देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा डिप पे मिले। एसएससीजी आप है मेरे पास, एसएससीसी है मेरे पास काफी ज्यादा। हाँ, सही है सही है सही है। बाकी रिफाइनरीज में आप देख सकते हैं इस वक्त जिस रेट के ऊपर है इस सर वक्त एनआरएल 11 मैंने रुपए रखी तक हुई है आपके कहने पे ना बड़े, लेकिन मैंने हाई रेट पे लिया था जब याद करें, तकरीबन 280-85 का था, तब से मैंने लेके रखा हुआ है। मैंने बेची नहीं थी, ये मैं बहुत लॉस में चला गया था, हाँ, लेकिन मैंने रखी हुई है। एनआरएल मेरे पास नहीं, है काफी। नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। मेरी दुआ इंशाल्लाह। भी है और मेरी प्रिडिक्शन भी है, दोनों चीजें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए सर, नशद की दुआ मिल गई, थैंक यू सर। अच्छा, यहाँ पर मोहम्मद उसामा, आप अपना सवाल कीजिए जल्दी से, और कहाँ पर गोरे की बाइंग आ गई थी वो भी बताइए जी।
अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा सवाल ये है कि जो अभी जैसे न्यूज़ आ रही है कि एसएनजीपी अपनी मतलब उसकी ओगरा जो है वो अप्रूव कर रहा है उसकी ना गैस प्राइस इंक्रीज, तो उसका ईफर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। और इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी जो है वो 80 रुपीज़ पे बाइंग थी और मैंने इसको बेसिकली लाइफ टाइम के लिए रखना चाहा था डिविडेंड पर्पज के लिए। तो मैं अभी करंट सिनेरियो में इसको क्या बेच दूं या इसको अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक कंटिन्यू कर सकता हूँ मैं इसको। अच्छा, देखिए ये जो गैस प्राइस इंक्रीज हो रही है, ये इसका फर्टिलाइजर से फिलहाल तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इवेंचुअली जो है फर्टिलाइजर की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। फर्टिलाइजर को जो गैस मिलती है उसकी उसकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी, लेकिन ये लोग अपने जो बैग है उसकी प्राइस बढ़ा के उसको पास ऑन कर देंगे, वो मसला नहीं है। मसला डिमांड का है। डिमांड इस वक्त काफी डाउन है। अच्छा, अगर तो आप ये है कि अगर तो आप को और आपका आई थिंक पॉजिटिव में ही है ना, इफर्ट अच्छा खासा पॉजिटिव में है बल्कि, जी जी। तो आप जो है स्विचिंग कर सकते हैं, यानी कि ईफर्ट सेल करके आप एफएफसी ले सकते हैं। अगर वही आपका व्यू है कि मैंने लाइफ टाइम के लिए रखना है, तो आप ईफर्ट से एग्जिट करके आपको बेनिफिट उठा लिया अच्छा खासा, आप एफएफसी में स्विच कर सकते हैं। सर बट एफएफटी में इशू ये है कि जो यील्ड मुझे अभी ईफर में पड़ रही है ना वो मुझे एफएफटी में इस टाइम पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एफएफटी भी पड़े हुए हैं 90 रुपीज पे ना। तो यील्ड के हाँ हिसाब हाँ से मुझे फायदा नहीं होगा, तो मैं सोच रहा हूँ हाँ कि हाँ हाँ अगर तो फ्यूचर में सही हो जाए ईफर्ट तो मैं रखूँ उसको, अगर तो उसकी चांसेस हैं कि दोबारा से वो रिकवर कर ले। हाँ हाँ, लेकिन आपको कैपिटल गेन तो मिल जाएगा ना वन टाइम। जी वो और तो है। कैपिटल गेन के ऊपर आप अगर डिविडेंड यील्ड ऐड करेंगे तो वो तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन खैर, आप रख भी सकते हैं, मतलब ईफर्ट बुरा स्टॉक नहीं है, आप रख भी सकते हैं, कोई वो इसमें इशू नहीं है। जी क्योंकि मतलब रिकवरी कर क्योंकि जाएगा वो आपके ख्याल में। हाँ हाँ, क्योंकि क्योंकि जो है फूड फूड एक ऐसा सेक्टर है जो कि रिकवर करेगा ही। यानी कि खाना पीना तो जरूरी चीज है ना सर्वाइवल के लिए, और खाना उगाने के लिए यूरिया चाहिए होता है, फर्टिलाइजर चाहिए होता है, तो चीजें बैलेंस आउट होंगी। ठीक है। ठीक है सर, और दूसरा मैं पूछना चाह रहा था कि सैफ पावर का सर डिविडेंड का कुछ आना था, बिग डिविडेंड की कोई अनाउंसमेंट थी, उसको भी पैसे मिले थे। तो उसकी कुछ अनाउंसमेंट हाँ, हुई नहीं और वो मुसलसल गिरता जा रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए। आपके पास लॉस में है सेफ पावर? सर मैंने 14 रुपये पे लिया था, 14 रुपीज पे। मेरे ख्याल से अब इसको होल्ड करके रख रख लें, इस पे डिविडेंड आएगा। अच्छा, एक्सपेक्टेड है मतलब। हाँ जी जी, मेरे ख्याल से ठीक है जब सर। इसके ये जो जी जी। अनाउंसमेंट हुई थी, तो जब ये जब अनाउंसमेंट हुई थी, जब सबको पैसे मिले थे, तो मेरे ख्याल से मैंने ग्रुप में वीडियो बना के भी शेयर की थी कि किस किस को कितने पैसे मिलेंगे और किसका कितना डिविडेंड आ सकता है। अच्छा पॉसिबली शायद ये प्रीमियम ग्रुप में होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी ठीक। आप होल्ड करके रखें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी बिल्कुल, ये प्रीमियम ग्रुप में ही ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आती है। और प्लीज़ आप लोग अपने सवाल, अब बिल्कुल टाइम नहीं रह गया, 9 मिनट है, 9 मिनट में मैं बस 2 सवाल और लूंगी और उसके बाद फिर हम सर से मार्केट का रिव्यू लेंगे। अच्छा जी, इरफान साहब जल्दी से कुछ सवाल करिए। किसका माइक डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, ये जो है सिनर्जी के बारे में क्या व्यू है? रिफाइनरी सेक्टर आज प्लस हुआ है, और ट्रीट बैटरी को किस तरह से देखते हैं लॉन्ग टर्म? जी, ट्रीट बैटरी अच्छा है लॉन्ग टर्म। ये लोग जो है डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरी के प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो कि टेस्टिंग फेज में है, मार्केट टेस्टिंग फेज वगैरह में है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अभी करंटली जिस रेट के ऊपर मिल रहा है, आई थिंक आप ट्रीट कॉर्प भी देख सकते हैं, क्योंकि ट्रीट कॉर्प के अंदर ही ट्रीट बैटरी आता है। मे बी हाँ, लेकिन ये कि उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, मे बी सही है। हाँ, ट्रीट बैटरी को आप लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अच्छा है, देख सकते हैं। और उसके अलावा दूसरा जो आपका सिनर्जी सवाल जो है, सिनर्जी, जी जी, सिनर्जी को भी बिल्कुल आप ले सकते हैं।
क्योंकि रिफाइनरीज से रिलेटेड भी पॉजिटिव बातें चल रही है। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो रिफाइनरीज को बेनिफिट देने के लिए 3 से 5% सेल्स टैक्स लगा सकते हैं इस बजट में, तो उसका बेनिफिट रिफाइनरीज को ही होगा। थोड़ा थोड़ा सा महंगा लिया हुआ 8.24 का ना, तो इसको रखना चाहिए हाँ, गेन में या फिर निकाल देना चाहिए थोड़ा सा गेन के बाद? आ, मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 रुपए तक जाए तो आप निकाल सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया और इरफान बस जी जी, सर। जी नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल। जी अच्छा यहाँ जी मलिक मजहर साहब अपना सवाल माइक पे कीजिए प्लीज। वालेकुम। ये जी हेलियन फार्मा के बारे में पूछना था। ये लेना चाहिए, शेयर अभी नीचे आया हुआ है। और दूसरा ये है कि प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई कैपिटल गेन्स के लिए अच्छा शेयर को रिकमेंड करते हैं बाय करने के लिए? Thank you। प्रॉपर्टी सेक्टर में कैपिटल गेन्स के लिए, प्रॉपर्टी सेक्टर में या सीमेंट में? आप प्रॉपर्टी में जैसे एवीडीसी है, डीसीआर हाँ है, देखिए, हाँ पीएलपी हाँ, है। प्रॉपर्टीज में आप टीपीएलपी देख सकते हैं। टीपीएलपी, टीपीएल प्रॉपर्टीज। जी ठीक, थैंक यू। और हेलियन का भी बता दीजिए प्लीज। हेलियन आप बिल्कुल इस रेट के ऊपर ले सकते हैं, सस्ते मल्टीपल पे चल रहा है कंपेयर टू दूसरा फार्मा सारे। सही, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सर अब जो है जरा ये बताइए कि अभी इस हफ्ते जो है अब ज़ाहिर है हमारा सिर्फ 2 ही दिन वर्किंग डे है, और जब तक हमारे प्रोग्राम होगा तब तक उसके बाद एक ही वर्किंग डे रह जाएगा, तो किस तरह से देख रहे हैं मार्केट को, और जो है आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? देखिए, मार्केट को तो मैं जैसे देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से मैं बता ही चुका हूँ जी डिटेल में। बिल्कुल। अब इसमें और कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है कि क्या हम्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। बाकी टॉपिक्स यही है कि जो जिन सेक्टर्स के अंदर इस टाइम पे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स या न्यूज आ रही हैं, उनमें बाइंग करनी चाहिए डिप्स के ऊपर। जिनमें रिफाइनरीज आता है, फूड वगैरह के स्टॉक्स आते हैं, उसके अलावा सीमेंट वगैरह को देख सकते हैं, सीमेंट को, स्टील को। तो ये सेक्टर्स है जिनको देखा जा सकता है। बाकी जिनमें नेगेटिव न्यूज आ रही है, मे बी उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हम्म। जैसे कि ऑटोज है या टोबैको है, जिसमें नेगेटिव न्यूज आ रही है। तो जिनमें थोड़ी नेगेटिव बातें चल रही हैं, उनको थोड़ा सा भी अवॉइड करना चाहिए, और जिनमें पॉजिटिव है उधर उधर पोजीशन ली जा सकती है। सही। तो सर कोई जो है कोई पर्टिकुलर आप किनको किन स्टॉक्स को कहेंगे कि इनमें काम करना इस वक्त सेफ है? जी, पीआरएल, एनआरएल, एसएसजीसी। सही सही। बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया सर नशद आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन इसके साथ जो है मैं आज के सेशन से इजाज़त लेती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।